दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र में अध्याय 12 परमाणु जो चैप्टर है इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। इससे पहले वस्तुनिष्ठ कवर करा दिए हैं, साथ ही इससे पहले और भी जो आपके चैप्टर है अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th फिजिक्स 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं। ओके, विशेषकर ये सभी वीडियो एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि एमपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी मैंने कवर किया है और उसी अकॉर्डिंग में आपको बताते जा रहा हूँ। तो तैयारी जीत के अब की बार 95% पार के उद्देश्य से हम लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे अति लघुत्तम प्रश्नोत्तर यानी 2 नंबर वाले प्रश्नोत्तर। बाकी दोस्तों इस चैप्टर से आपकी क्या है 2 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है। ओके, आप चाहे प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लें, मॉडल पेपर उठा के देखें, तो यहाँ से आपको क्या है 2 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है। ओके, 2 नंबर का क्वेश्चन तो आना फिक्स है। साथ ही क्या है एक बार अभी आपका क्या है 2024 में बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन बन गया था। तो लॉन्ग में अगर बनता है तो कैसे आपको करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट वाला तो आपका फिक्स है। तो हम चलिए पहले शॉर्ट वाले क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं ओके उनकी हम बात करेंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त 2 निष्कर्ष लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रकीर्णन वाला प्रयोग किया था, उससे क्या क्या निष्कर्ष निकला। तो एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा। ओके, ज्यादा नहीं, शॉर्ट में एक बार समझेंगे हम। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, ये देखिए ये हो जाता अपना परमाणु के इस प्रकार से परमाणु है, ये परमाणु हो जाता अपना। ओके, तो रदरफोर्ड ने यहाँ से क्या अल्फा कणों की बौछार की, अल्फा कणों की यहाँ से बौछार की। ओके, तो कुछ तो देखिए अल्फा कण थे वो क्या बिल्कुल सीधे गए, जब वो नाभिक से टकराएंगे ओके तो वो क्या वापस लौट आएंगे, इस प्रकार से क्या वापस लौट आएंगे। तो यहाँ से गए और यहाँ से लौट आए। ओके, फिर और भी कण से बहुत सारे कण भेजे गए थे, और जो कुछ कण भेजे थे वो क्या है बिल्कुल सीधे पार चले गए। ओके, इस परमाणु को पार करके दूसरे साइड पर पहुंच गए। ओके, एक पर्दा यहाँ लगाया गया था पूरा, इसी प्रकार से सेम गया है। और भी जो कण थे वो क्या है पार चले गए। कुछ ऐसे भी थे जो क्या है प्रतिकर्षित हो गए, यहाँ से टकराए और ऐसे हो गए। ओके, यहाँ से टकराए ये आपके ऐसे हुई क्लास 11th में इस प्रकार डायग्राम। ओके, इस टाइप से। तो ये इस टाइप से जब यहाँ से बहुत सारे कण भेजे तो कुछ अल्फा कण थे वो तो क्या है लौट के आ गए, कुछ थे तो जो क्या है टकरा के किनारे से इस साइड मुड़ गए। ओके, और कुछ थे जो क्या है सामने सीधे सीधे निकल गए, सीधे सीधे क्या है पार कर गए परमाणु को। तो रदरफोर्ड ने इससे क्या निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष पहला निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला क्यों, क्योंकि बहुत सारे पार कर गए। जब कोई चीज पार कर जाएगी ओके, कोई मैं एरिया बनाए गोल सर्कल बनाया और कोई चीज से पार कर जाए तो मैं तो यही कहूंगा कि वो क्या है वो चीज खोखली होगी, तभी तो क्या है वो कण पार कर गया। तो कुछ कण पार करके निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, और जो कुछ कण क्या है टकरा के दोबारा लौट आए। इससे पता चलता है कि बीच में क्या है कुछ ना कुछ है, बीच में कुछ ना कुछ है। ओके, तो कहा गया है धनाभिषेक है, क्योंकि अल्फा कण ये ऋणावेश से प्रतिकर्षित होकर क्या लौट आए और ये टकरा के लौट आए इस प्रकार से। और कुछ जो इस प्रकार से प्रतिकर्षित हो गए वो क्या है जो परमाणु है, परमाणु की जगह किनारे से टकराए होंगे, किनारे से टकराए होंगे तो इसलिए मुड़ गए होंगे। तो ये बताया जा रहा। तो इससे ये पता चलता है कि परमाणु का जो बीच वाला भाग है वो तो क्या धनावेशित है और बहुत छोटा हिस्सा है। ओके, इस टाइप से निष्कर्ष निकले। तो सिंपल आई आप समझ होंगे। तो भाई आपका निष्कर्ष बताए जा रहे हैं कि परमाणु का संपूर्ण धन आवेश एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित है, मतलब पूरा धनावेश का एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित है, जिसे हम क्या नाभिक बोलते हैं। दूसरा, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है खोखला है। क्लियर है, अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको समझा दिया है। ओके, देखिए इस चैप्टर में हम दोस्तों बात करते हैं तो आपका थॉमस का मॉडल पढ़ना है, परमाणु मॉडल, दूसरा रदरफोर्ड का, तीसरा बोर का, बस 3 का आपके मॉडल पढ़ लीजिएगा। ओके, मॉडल किस प्रकार से पढ़ना है, मॉडल इस प्रकार से मैंने आपको समझाया वो समझ लेना है। एक बार उनकी कमियां देख लेना कि उनकी और क्या क्या कमियां थी और उन्होंने उससे क्या निष्कर्ष निकला। बस 3 टॉपिक पढ़ना है। पहले तो आपको मॉडल को समझना है, फिर उसके बाद उसके निष्कर्ष क्या निकले वो देखना है, और उस मॉडल की क्या कमियां है ये आपको तैयार करके रखना है। इतना आप तैयार कर लेते तो वहां से किसी बार से क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो 2 नंबर को चाहे आपका 4 नंबर को आपसे बन जाएगा। ओके, और दूसरा आपका लाइमर श्रेणी वाला है, लाइमर बामर श्रेणी फुंड श्रेणी है, उसको आपको पढ़ लेना है। तो ये 3 से 4 टॉपिक हैं, तैयार कर लीजिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ नोट्स ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा और बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट है परमाणु के थॉमसन मॉडल के कोई 2 दोष लिखिए। तो यहाँ तो ओके थॉमसन मॉडल ने क्या बताया, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। आपका थॉमस थे ओके, सबसे पहले परमाणु को जो देखा परमाणु के बारे में थॉमसन ने देखा था। तो थॉमस ने क्या किया, थॉमस ने का कहना था कि ये जो परमाणु है, परमाणु ये पूरा क्या है धन आवेशित है, पूरा धन आवेशित है, परमाणु क्या है धन आवेशित है। ओके, धन आवेशित है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है बीच में धसे हुए, इलेक्ट्रॉन बीच में धसे हुए। और एग्जाम्पल के लिए उन्होंने क्या बताया, इसे थॉमस के मॉडल को
प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि ये जो परमाणु है एक प्रकार का तरबूज है, एक प्रकार का क्या है, तरबूज है। जिस प्रकार से हम तरबूज लाते हैं बाजार से, तो ओके, तो उसमें क्या है, बीज होते हैं काले काले बीज तरबूज में, वो क्या है, धसे रहते हैं। जिस प्रकार से तरबूज के अंदर बीज में ओके रेड रेड 8 पार्ट में पूरे क्या है, बीज काले काले बीज धसे रहते हैं। सेम इसी प्रकार से क्या है, इलेक्ट्रॉन भी धसे हुए परमाणु में, और पूरा जो परमाणु धनावेशित है और बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। ओके, तो इससे ये तो बता दिया कि परमाणु उदासीन है, कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने क्या है, इसमें क्या है, धनावेशित भी है। ओके, तो इसे ये तो बता दिया उदासीन है, लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाए। ओके, और भी चीजें नहीं बता पाए, जैसे वही आपको बताना। तो दोस्त का मतलब क्या है कि क्या क्या चीज नहीं बता पाए, क्या क्या उन्हें कमी थी। तो पहला था कि यह मॉडल परमाणुओं द्वारा अल्फा कणों या आपका अल्फा है, ओके, अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं कर सके। अल्फा कण क्या है, प्रकीर्णित होते हैं, तो इस चीज की यहां से कुछ समझ में नहीं आता किस प्रकार से प्रकीर्णित हो गए। दूसरा, यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। ओके, स्पेक्ट्रम किस प्रकार से बनते आगे हम देखेंगे। बोर ने पूरा स्पेक्ट्रम वाला था उसमें, तो उसमें हम समझेंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है, दो लाइन में सब चीज आपको याद रखनी है कि 2 नंबर में आता है। ओके, तो बाकी मैंने आपको समझा दिया शॉर्ट में। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, किंतु उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कई रेखाएं होती हैं, कारण बताइए। देखिए, अभी ये उत्सर्जन वाला स्पेक्ट्रम वाला शब्द आ रहा है, थोड़ा मैं इसको भी आपको समझा देता हूँ। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम किस प्रकार से बनता है, स्पेक्ट्रम कहाँ किसे जाता है। तो ये कि कोई परमाणु है, ये आपकी क्या है, परमाणु में क्या बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। तो जब भी कोई भी हर कक्षा में क्या है, इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगा रहे, इलेक्ट्रॉन क्या है, परिक्रमा कर रहे हैं नाभिक की। तो जब भी कोई जो इलेक्ट्रॉन होता है उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है, तो ऊर्जा क्या करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ओके, ये मैंने आपको वस्तुनिष्ठ में जब समझा रहा तो बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन क्या है उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, तो ऊर्जा का क्या करेगा, आपका उत्सर्जन करेगा। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या है उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो ऊर्जा का उत्सर्जन किस रूप में करता है, विकिरण के रूप में करता है, विकिरण के रूप में करता है। और ये अगर हम सामने क्या पर्दा लगा देते हैं, तो वो हमें क्या वहाँ स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती है। तो ये प्रकार के स्पेक्ट्रम होता है, समझ गए होंगे। तो यही बताया जा रहा है कि हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु में क्या एक ही इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जब उसका स्पेक्ट्रम देखते हैं हम, तो बहुत सारे क्या है, कई स्पेक्ट्रम में उसकी कई सारी में क्या है लाइनें प्राप्त हो जाती है। जबकि एक ही परमाणु है, एक ही परमाणु की एक ही लाइन बननी चाहिए, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही लाइन बननी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कई सारी रेखाएं प्राप्त हो जाती है। वो कैसे पॉसिबल है, तो इसका ये रीजन है कि जहां से जब इसे हम क्या है हाइड्रोजन के परमाणु क्या है छोड़ते हैं, स्रोत से छोड़ते हैं। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक हाइड्रोजन परमाणु निकल, बहुत सारे हाइड्रोजन परमाणु निकलते हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन परमाणु निकलते हैं, असंख्य परमाणु निकलते हैं, और हर का क्या है संक्रमण जो अलग अलग होता है। ओके, अब संक्रमण वाला मैं आपको आगे बता दूंगा संक्रमण क्या कहलाता है, और संक्रमण इतना ही है कि इलेक्ट्रॉन का क्या है उच्च कक्षा में जाना। ओके, मतलब एक कक्षा का बदलना, वही क्या है संक्रमण एक प्रकार से कहलाता है। ओके, तो जब ये आपको निकलता है स्रोत जहां से हाइड्रोजन परमाणु निकलते हैं, वहां से बहुत सारे परमाणु निकलते हैं, हर परमाणु का क्या संक्रमण अलग अलग होता है। इसलिए जो हमें उत्सर्जन की स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं वो क्या है कई सारे प्राप्त होते हैं, कई स्पेक्ट्रम रेखा में कई सारी रेखाएं प्राप्त होती हैं। ये अब लिखना किस प्रकार से आप कर लेने वाले लैंग्वेज। तो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अल्फा कणों के प्रकीर्णन में स्वर्ण पत्र की ही प्रयोग क्यों लिया गया। तो हमने जैसे रदरफोर्ड के मॉडल में हम समझते हैं कि रदरफोर्ड का जब मॉडल अपने प्रयोग करते हैं रदरफोर्ड, तो एक सोने की पतली पन्नी लेते हैं। तो सोने की पतली की पन्नी क्यों ली, इसका आपको रीजन बनाना कि अल्फा का जो प्रकीर्णन वाला जो प्रयोग था ये वाला मैंने आपको समझाया। तो यहाँ क्या लिया, एक सोने की पन्नी लगाई थी। ये परमाणु किसका है, ये सोने की पन्नी का है। तो ये सोने की पन्नी क्यों लगाई दी थी, इसका क्या वही क्यों लिया, और भी बहुत सारी चीजें ले सकते थे। रीजन है कणों के प्रकीर्णन के लिए प्रयुक्त पत्र को एकदम पतला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहले तो कंडीशन है कि एकदम पतला होना चाहिए, ताकि जो अल्फा कण प्रकीर्णन एक ही टक्कर के कारण हो सके। ओके, एक ही टक्कर में क्या है दोबारा लौट के आ सके, अगर पतले होंगे तभी आराम से लौट के आ जाएंगे। तो प्रकीर्णन एक ही टक्कर में हो सके। इसके साथ ही पत्र के जो नाभिक है, पत्र का में जो परमाणु है उसका नाभिक है वो क्या होना चाहिए, भारी होना चाहिए, ताकि अल्फा कणों का प्रकीर्णन अधिक हो सके। अल्फा कणों का प्रकीर्णन ज्यादा में क्या अच्छे से रिजल्ट समझ में आ सके, तो इसलिए क्या है नाभिक उसका क्या भारी होना चाहिए। और ये दोनों गुण, पहले तो जो है सोने की पन्नी को आप जानते होंगे, सोने की अगर पन्नी बनाते तो उससे बहुत लंबा तार भी खींचा जा सकता है। सोने में क्या है जो तन्यता गुण होता है, ओके तन्यता गुण होता है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए क्या है सोने से बहुत लंबा तार भी खींचा जा सकता है। अगर 1 ग्राम भी सोना ले लेते हैं तो बहुत ज्यादा पतला उससे क्या तार खींचा जा सकता है, बहुत ज्यादा पतली पन्नी बनाई जा सकती है। साथ ही इसका जो परमाणु होता है उसका नाभिक भी क्या है, उसका नाभिक भी भारी होता है। ये दोनों गण किसमें है, सोने की में पाए जाते हैं, स्वर्ण में पाए जाते हैं। इसलिए क्या है रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में क्या है इस सोने की पन्नी का प्रयोग किया था, स्वर्ण पत्र का प्रयोग किया गया था। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है, तो याद रखना है एनवी कक्षा के लिए, आपको याद रखना एनवी कक्षा के लिए कोणीय संवेग होता है आपका MBR बराबर NH/2 पाई।
ओके, NH/2 अब पेपर में आपको प्रथम कक्षा का पूछे तो n बराबर हम 1 रख देंगे, n बराबर 1 रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, H/2 हो जाएगा। अब हो सकता है पेपर में आपका द्वितीय कक्षा के लिए पूछ लिया जाए, तो द्वितीय कक्षा के लिए क्या है 2 रख देना आपको। जब आप क्या है 2 रखेंगे, यहाँ n की वैल्यू क्या रखेंगे, NH/2 होता है तो 2 रख दीजिएगा। ओके, तो क्या है 2 से 2 कट जाएगा तो H/π आपका किसके लिए रहेगा, ये आपका क्या है दूसरी कक्षा के लिए रहेगा। तो सिंपल है, तो ये आपसे याद रखिए nवीं कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2 होता है, जिसके लिए पूछे n की वैल्यू आपको वहां रख देनी है। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संक्रमण का क्या अर्थ है। यहाँ संक्रमण मैंने आपको बताया था, संक्रमण शब्द आता है। ओके, इस छोटे छोटे टर्म है 2 नंबर में के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। छोटी छोटी ये बातें होती है, यही 2 नंबर में पूछी जाती है। ओके, तो संक्रमण का क्या अर्थ होता है और इसमें कितना समय लगता है। तो परमाणु एक ऊर्जा अवस्था से दूसरी ऊर्जा अवस्था में जाना संक्रमण कहलाता है। तो यहाँ मैं अभी आपको समझा रहा था कि परमाणु जो चक्कर लगाते हैं, जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी क्या कक्षा बदलते रहते हैं। तो जो निम्न कक्षा से क्या है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या उच्च कक्षा में जाते हैं। तो जब ऊर्जा कक्षा बदलना यानी क्या ऊर्जा की अवस्था बदलना, इसे हम क्या कहते हैं संक्रमण कहते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा कम समय लगता है, 10⁻⁻8 सेकेंड का समय लगता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाए तो क्या होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी मैं आपको क्या बताते जा रहा हूं कि यहाँ आपका जो परमाणु है, परमाणु में क्या है जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चाहे चक्कर लगाते जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर न लगाएं, स्थिर हो जाएं, शांत बैठ जाएं, तो फिर क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा। तो सिंपल है, ये चक्कर लगाते हैं तो रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चक्कर तो लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि निश्चित कक्षा में लगाते हैं। लेकिन बोर्ड ने बताया था, बोर्ड ने सही बताया था कि ये क्या है निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ना ही ये ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और ना ही क्या है ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं जब ये अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये ऊर्जा का उत्सर्जन तभी करते हैं जब क्या उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आते हैं, और ऊर्जा का अवशोषण तब करते हैं जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाते हैं। ओके, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो किसके कारण लगा पा रहा है। ओके, उसके इसमें कौन कौन सा होता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है और कूलाम बल के संतुलन होता है उसके कारण लगता है। यदि यहाँ आपका किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाना है तो उसे क्या अभिकेंद्रीय बल के कारण ही संभव होता है, जो नाभिक के क्या धनावेश और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण संभव है। जब इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाएगा तब जो अभिकेंद्रीय बल लगता है उसका क्या अभाव हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल नहीं लगेगा। जब अभिकेंद्रीय बल काम नहीं करेगा तो कूलाम बल क्या हावी हो जाएगा, कूलाम बल ज्यादा लगेगा और क्या है जो नाभिक होगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में गिर जाएगा और एक बार से परमाणु का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ओके, तो इसलिए क्या है यही बताया जा रहा है। तो तब अभिकेंद्रीय बल के अभाव में इलेक्ट्रॉन स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे। तो ये आपको रीजन हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में 2 मुख्य निष्कर्ष निकलिए। वही क्वेश्चन है जो मैं आपको पहले नंबर क्वेश्चन में आपको बताया है। तो यही निष्कर्ष निकला। पहला तो क्या निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है, और दूसरा क्या है जो परमाणु का संपूर्ण धन आवेश एक सूक्ष्म स्थान पर क्या केंद्रित है, जिसे हम क्या नाभिक कहते हैं। तो अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग में यही आपकी निष्कर्ष निकली। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट की, अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 12 फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा। मैं हर बार कहता हूँ नोट पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत ज्यादा चीजें सब आसानी समझ में आने लगेगी। ओके, तो नोट्स आपको मिल जाएगा, साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे 4 से 5 सेट, जिससे आप बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ओके, और पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 9039534079 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोर की कक्ष को स्थायी कक्ष क्यों कहते हैं। बोर का जो मॉडल है उसने जो कक्षा बताएं, जो इलेक्ट्रॉन जिसमें चक्कर लगाते हैं जिस कक्षा में, उसको स्थायी कक्ष क्यों कहा गया। जिसका रीजन है कि बोर ने क्या बताया, बोर ने बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन क्या है कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो ना ही वो ऊर्जा का क्या करते हैं उत्सर्जन करते हैं, ना ही ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। ओके, इसलिए वो क्या है उसे स्थायी कक्षा कहते हैं। तो कक्ष में चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं ना ही क्या अवशोषित करते हैं, अतः इन कक्षों को कहते हैं स्थायी कक्षा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बोर मॉडल की कमियां लिखिए। तो मैं आपको क्या बता चुका हूं आपको दोस्तों, थॉमस का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, बोर का मॉडल, 3 मॉडल ही हैं। तीनों के बारे में अच्छे समझ लीजिएगा। इसके बाद उनकी कमियां आपको देख लेना है, तीनों के आपको दोस्त तैयार कर लेना कि सबकी क्या है कुछ ना कुछ कमियां, सबकी 2-2 तैयार कर लीजिएगा। उनके क्या निष्कर्ष निकला वो तैयार कर लीजिएगा। फिर आपसे क्या है इसी बार से क्वेश्चन आपको बनता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि 2 कमियां रदरफोर्ड किया जाए, ओके बोर के मॉडल किया जाए या थॉमस के मॉडल किया जाए, उनका निष्कर्ष आ सकता है। इसी बार से क्वेश्चन आपका बनेगा, तो समझ लीजिए एक बार अच्छे से, तो फिर अपने हिसाब से आप बता भी सकते हैं। तो बोर के मॉडल की कमियां क्या थी। पहला है कि इस मॉडल के अनुसार केवल एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, आयनित हीलियम
सोडियम आदि के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है। यानी बोर के मॉडल की पहली कमी है कि स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो की, रदरफोर्ड तो ने ओके थॉमस के और ना आपके रदरफोर्ड के स्पेक्ट्रम की अच्छी व्याख्या नहीं हो पाई। बोर ने क्या है स्पेक्ट्रम की व्याख्या की, लेकिन केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे आपका हाइड्रोजन हो जाता है, हीलियम, सोडियम, इनमें ओके इनकी व्याख्या की। ओके इसके साथ ही मतलब जिनमें अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे फिर उनकी व्याख्या अच्छे से नहीं कर पाए। दूसरा, इस मॉडल द्वारा स्पेक्ट्रम रेखा की सूक्ष्म संरचना की क्या है व्याख्या नहीं की जा सकी। तो ये है आपकी बोर के मॉडल की दो कमियां, तैयार अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की? चित्र बनाइए। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में क्वेश्चन आ चुका है, 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। ओके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की एवं क्या अल्फा किस मॉडल के अनुसार की? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा की थी। किस प्रयोग के द्वारा की थी? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा की थी, जो मैंने आपको यहाँ समझाया। क्या बताया कि परमाणु में क्या होते हैं जो इस प्रकार से निकल रहे हैं अल्फा कण, तो कुछ तो लौट के आ जाते हैं, कुछ क्या सीधे चले जाते हैं, कुछ क्या है प्रतिकर्षित इस प्रकार से हो जाते हैं, किनारे से टकरा नाभिक के किनारे से टकरा कर निकल जाते हैं। तो यहाँ जो क्या है कुछ जो लौट के आते हैं, इससे समझ में आता है कि क्या है परमाणु के बीच में कुछ ना कुछ क्या है धनावेशित चीज है। ओके जिसमें परमाणु का पूरा धनावेशित केंद्रित है। तो इस प्रकार से नाभिक की खोज हुई थी। और आपको क्या है चित्र बनाने के लिए भी आ जाता है। चित्र ये रहने वाला, ये जो मैं आपको यहाँ डायग्राम बनाया है इसको स्पष्ट रूप से बनाया गया है। एक लेड बॉक्स लिया गया है जिसका जहां से क्या है रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जहां से अल्फा कण निकलेंगे। अल्फा कण निकालना है तो किससे निकलते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ से। ओके बीच में क्या सोने की पन्नी लगाई गई, एक पर्दा लगाया गया है प्रेक्षक को देखने के लिए, और इस प्रकार से बताया जा रहा है। ओके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट अब देख लेंगे हम लॉन्ग वाले। लॉन्ग वाले अगर किस बनते हैं तो किस बार से क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ लॉन्ग वाला कुछ ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन आ जाता है कि आपको बोर के मॉडल की क्या अभिकृतियां लिखी हैं, अभिकल्पनाएं लिखी हैं, अभिकृतियां लिखी हैं। तो ये क्या कहलाता है? मतलब बोर के मॉडल से क्या पता चलता है? अभिकृतियां मतलब क्या पता चलता है हमें? ओके क्या जानकारी मिलती है, क्या निष्कर्ष निकलता है, वो एक बार से कहलाता है कि हमें क्या क्या नॉलेज मिलता है, वो कहलाता है आपकी अभिकृतियां या अभिकल्पनाएं। ओके तो अब जैसे ये क्या है 4-4 पॉइंट दिए हैं, सबने लगभग 4-4 पॉइंट बताए हैं बोर्ड ने भी, तो इसलिए वो क्या है 4 नंबर क्वेश्चन है लॉन्ग में बन जाता है। अगर 2 नंबर आता है 2 पॉइंट बता दी, 4 नंबर है तो 4 पॉइंट आपको बताना पड़ेगा। देख लेते हैं एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में क्वेश्चन आया, 23 में क्वेश्चन आ चुका है। बोर मॉडल की अभिकल्पनाएं लिखी इस प्रकार से। तो अभिकल्पनाएं में क्या क्या जानकारी मिलती है, तो क्रम से देखते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। जैसे पहला है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में न घूमकर कुछ विशिष्ट कक्षाओं में घूम सकता है। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं क्योंकि इन कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करते। पहला क्या बताया समझिए। देखिए रदरफोर्ड ने बताया कि जो नाभिक तो बीच में है ही है, धनावेशित है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है चक्कर लगा रहे हैं। अब ये नहीं रदरफोर्ड ने बताया कि एक निश्चित कक्षा में लगाते हैं, ओके बस ये बताया चक्कर लगाते हैं। साथ ही रदरफोर्ड ने ये भी बोल दिया कि जब चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ऊर्जा का अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करेंगे तो एक ना एक दिन तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या है नाभिक में गिर जाएगा, तो परमाणु का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ तो कंसेप्ट पूरा गलत था रदरफोर्ड का, ये उनकी कमी थी। जब बोर्ड ने सही बताया, बोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या है चक्कर तो लगाते हैं लेकिन एक स्थायी कक्षा में लगाते हैं, और जब स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो ना ही वो ऊर्जा का क्या करते हैं अवशोषण करते हैं, ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तभी ऊर्जा का क्या अवशोषण करेंगे जब उन्हें क्या निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाना है। ऊर्जा का उत्सर्जन तभी करेंगे जब उन्हें उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आना हो। तो ये बताया था। तो पहला आप पॉइंट समझ चुके हैं। इन कक्षा को क्या है बोर की कक्षाओं को क्या स्थायी कक्षा इसलिए कहते हैं। ओके दूसरा है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2π गुणज होता है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसी कक्षा में घूमेगा जहां उसका उसका कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग h/2π के गुणज में होगा, गुणा में होगा। ओके और यहाँ h क्या है एक प्लांक नीतांक है जिसका मान क्या है 6.6 × 10⁻⁻34 है जूल सेकंड होता है। ओके याद भी आपको रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व कराया, वस्तुनिष्ठ में मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था, और मैं अलग से आपको कहेंगे तो मैं आपको न्यूमेरिकल सभी चैप्टर के अलग से प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके तो इसमें आपको जरूर तैयार करके रखना है प्लांक नीतांक का मान, क्योंकि यूज होता है न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टाइम तीसरा पॉइंट, जब कोई इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाली उच्च कक्षा में कम ऊर्जा वाली निम्न कक्षा में आता है तो दोनों कक्षाओं में ऊर्जा का अंतर विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित होता है, तथा जब कोई इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाली निम्न कक्षा से अधिक ऊर्जा वाली उच्च कक्षा में जाता है तो दोनों कक्षाओं में ऊर्जा का अंतर विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा रूप में क्या अवशोषित होता है। बस क्या बताया जा रहा है। ओके सिंपल वही मैंने जो आपको स्पेक्ट्रम अभी समझाया, इससे पहले आपको स्पेक्ट्रम वाला बना सिस्टम आपको बताया था, बस वही बताया जा रहा है। ओके कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है चक्कर तो हर जगह लगा ही रहे हैं इलेक्ट्रॉनों के, तो इसमें क्या बताया जा रहा है एक पर्दा लगा दीजिए। ओके तो जब भी है जो इलेक्ट्रॉन है उच्च कक्षा से क्या निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा क्या छोड़ेगा, ऊर्जा छोड़ेगा तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के माध्यम से छोड़ता है। ओके विकिरणों के माध्यम से जोड़ता है, जैसे अपनी ऊर्जा को क्या है विद्युत चुंबकीय विकिरण के माध्यम से निकालेगा, जिन्हें हम क्या एक पर्दे में देख सकते हैं, जिन्हें हम क्या स्पेक्ट्रम एक बार से बोलते हैं। इस बार से जब क्या है निम्न कक्षा से क्या उच्च ऊर्जा में जाएगा तो क्या ऊर्जा का अवशोषण करेगा। तो वही सिंपल यहाँ बताया जा रहा है। ओके
लैंग्वेज आप समझ सकते हैं किस प्रकार से लिया हुआ है। नेक्स्ट है चौथा, जब इलेक्ट्रॉन किसी वृत्तीय कक्षा में घूमता रहता है तब गतिज संतुलन के लिए इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच लगने वाला कूलाम्ब बल वृत्तीय मार्ग में गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल के क्या है प्रदान करता है। जो कि क्या है स्थायी कक्षा में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, वो क्यों संतुलित है, क्योंकि अभिकेंद्री बल और कूलाम्ब बल में संतुलन बना हुआ है। ओके, तो ये आपके 4 पॉइंट आपको इस प्रकार से तैयार करके रखने हैं। इसी प्रकार से लॉन्ग में अब देखिए, आप इतना 4 पॉइंट है लॉन्ग, ओके, इसलिए क्या है ये आपको लॉन्ग में पूछ लिया जाता है। ओके, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 2 केवल पॉइंट आप बता सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको तैयार कर, ये वाला मैंने एक बार से आपको मॉडल बोर का मॉडल बता दिया। बोर का मॉडल इतना ही आपका मैंने बोर का मॉडल मैंने आपको बता दिया। ओके, इसके बाद मैं आपको अब थोड़ा रदरफोर्ड का मॉडल बता देता हूँ। शॉर्ट में आपको बताते जा रहा हूँ, तो आपके क्या क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो भी आप समझ रहे होंगे और ये पूछा जाता है। ओके, तो परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल का वर्णन कीजिए, बताइए कि यह क्यों अमान्य हो गया। अमान्य का मतलब है कि इसकी क्या कमियां थी, अमान्य हो गया इसका मतलब इसे भी रिजेक्ट कर दिया। देखिए कोई भी चीज पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं होती, कुछ तो कुछ अच्छा होता है। जैसे रदरफोर्ड के मॉडल से क्या पता चला, नाभिक का पता चला। ओके, तो कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ है, लेकिन कुछ इससे क्या है, इससे हमें क्या है फायदा नहीं हुआ है, तो उसकी बात बताई गई। तो अमान्य की मतलब है कमियां एक बार से बताना है। देखिए रदरफोर्ड की भी कमियां एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आया। ओके, रदरफोर्ड की कमी क्या है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आया था। ओके, लॉन्ग में आपका आया था। और साथ ही बोर के मैंने किस प्रकार से उस कमियों को दूर किया, तो यहाँ आपको बताया जा रहा है किस प्रकार से कमियां दूर किया। तो रदरफोर्ड का मॉडल आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको लिखना। लॉन्ग में मैंने थोड़ी में दिया हुआ है, थोड़ा अपनी लैंग्वेज में आप क्या है सेट कर सकते हैं, समझ के आप रखना है, फिर अपनी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। ओके, तो पहले तो हम यहाँ दबा लेते पूरा आपका है रदरफोर्ड का मॉडल समझाया जा रहा है। क्या है परमाणु के रदरफोर्ड का मॉडल, जिसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है, इसे ग्रही मॉडल भी कहते हैं, नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। ओके, अनुसार परमाणु का समस्त धनावेश द्रव्यमान परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर की कोटि त्रिज्या के नाभिक में संकेंद्रित है। तो नाभिक जो नाभिक होता है उसकी त्रिज्या कितनी है, जो नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर है। तो इसमें क्या है परमाणु को जितना भी धनावेशित है उस नाभिक पर क्या है केंद्रित है। नाभिक की त्रिज्या कितनी है, 10⁻⁻15 मीटर है। नाभिक के चारों ओर लगभग क्या है 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोला है। तो यहाँ अगर पूछा जाए फिक्स है कि परमाणु कितना आकार है, परमाणु की त्रिज्या कितनी है, तो 10⁻10। अब ओके आप कहेंगे ओके तो ये मीटर त्रिज्या है। यहाँ आपको दोस्तों लगेगा कि यार ये बड़ा है। ओके, नाभिक बड़ा हो जाएगा परमाणु से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। बड़ी संख्या कौन है, 10⁻15 की 10⁻−10 है, 10⁻−15 की 10⁻−10 है। तो 10 की घाते कौन है, -10 क्या है, एक बड़ी नंबर है, क्योंकि माइनस वाला क्या होगा यहाँ, ओके माइनस वाला यहाँ बड़ा हो जाएगा। तो ये अगर पूछे जाए परमाणु का कितना त्रिज्या है, तो 10⁻−10 मीटर। ओके, और जबकि पूछे जाए नाभिक का कितनी त्रिज्या है, तो 10⁻−15 मीटर। याद रखिएगा। ओके, ऑब्जेक्ट पूछे जाता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है वितरित होता है। ओके, वो पूरा अधिकांश भाग खोखला है, यही बताया, जिसका कुल ऋण आवेश नाभिक के उपस्थित धनावेश के क्या बराबर होता है। ये इसलिए बताया गया है क्योंकि परमाणु तो उदासीन है, पता है, इसलिए बता दी जितना उसमें धनावेश है उतना ही उसमें क्या है ऋण आवेश भी है। ये इलेक्ट्रॉन स्थिर न होकर नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षा में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन की इस गति के आवश्यक अभिकेंद्री बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो ये है आपका परमाणु का रदरफोर्ड का मॉडल, समझ गए होंगे। और डायग्राम भी आपको बना देना है जो मैंने आपको पहले बताया। ओके, तो ये शॉर्ट में समझाया जा रहा है परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल से क्या जानकारी प्राप्त होती है, ये इस प्रकार से हो जाता है। ओके, बाकी मैंने आपको पहले ही आपको समझा दिया था। ओके, इसके बाद अमान्य क्यों हो गया, तो देखिए रदरफोर्ड का जो मॉडल क्यों अमान्य हो गया, इस प्रकार से क्वेश्चन लैंग्वेज लिखी हो सकती है पेपर में, या फिर आ सकता है रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां लिखी। तो एक ही बात है। ओके, तो क्या क्या कमी थी, पहला तो ये कमी थी कि रदरफोर्ड बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन तो घूमते हैं, ये बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, लेकिन क्या ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता रहेगा ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तो एक ना एक समय बाद इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो नष्ट खत्म हो जाएगी। जब ऊर्जा की उसकी नष्ट हो जाएगी तो क्या है नाभिक में जाकर गिर जाएगा, तो क्या है परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर रदरफोर्ड इसकी बात नहीं बता पाए। साथ ही क्या स्पेक्ट्रम रेखा की व्याख्या नहीं पढ़ पाए कि किस प्रकार से ये स्पेक्ट्रम रेखा बन रही है, वो किस प्रकार से बन रही है वो भी नहीं बता पाए। तो ये सब कमियां थी। तो यहाँ क्या बहुत ज्यादा डिटेल से बताया जा रहा है, आप ऐसे क्या है 2 लाइन में भी लिख सकते हैं। नाभिक के चारों घूमते इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्रित त्वरण होता है तथा प्रत्येक त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अविरत ऊर्जा उत्सर्जित करता है। देखिए ऊर्जा क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या उत्सर्जित कर रहा है, यही बताया जा रहा है। अतः नाभिक के चारों घूमने इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंगे लगातार उत्सर्जित करेंगे। जब लगातार वो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, जब लगातार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे तो हमें जो प्राप्त होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लगातार हमें क्या मिलनी चाहिए, स्पेक्ट्रम रेखा मिलनी चाहिए। ओके, क्योंकि स्पेक्ट्रम रेखा मैंने आपको क्या बताया, स्पेक्ट्रम कब प्राप्त होती है, जब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ तो रदरफोर्ड बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, यानी हमें क्या लगातार हमें क्या स्पेक्ट्रम रेखा मिलनी चाहिए, लेकिन हमें क्या कम से नहीं मिल पाती, उत्सर्जित होनी चाहिए। और ऊर्जा का ह्रास के कारण उनकी वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या लगातार कम होती जानी चाहिए, अंत में इलेक्ट्रॉन क्या नाभिक में गिर जाना चाहिए। इस प्रकार यह मॉडल क्या है स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। जब क्या है इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु नष्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा तो होता नहीं, परमाणु तो नष्ट होता नहीं है। तो इसलिए क्या ये व्याख्या नहीं कर पाए स्थायित्व की। तो ये थोड़ा डिटेल से यहाँ समझाया जा रहा है, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो।
नेक्स्ट है दूसरा, इलेक्ट्रॉनों की वृत्ति पथ की त्रिज्या के लगातार बदलते रहने से घूमने वाले की आवृत्ति भी बदलती रहेगी। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन सभी आवृत्तियों की विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करेगा। यहाँ क्या रदरफोर्ड ने बताया कि स्थायी कक्षा में नहीं है, बोर कहते हैं कि स्थायी कक्षा में है, बोर ने सही बताया, लेकिन रदरफोर्ड ने पहले बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूम रहे हैं तो वो क्या है, बदलते रहते हैं, कक्षा अपनी बदलते रहते हैं। जब कक्षा बदलते रहेंगे तो उनकी आवृत्तियां बदलती रहेंगे, इससे जो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं लगातार उत्सर्जित होंगी। अतः परमाणु उत्सर्जित प्रकाश के स्पेक्ट्रम क्या सतत होना चाहिए। जब लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है तो मैं क्या बता रहा हूँ, लगातार सतत हमें स्पेक्ट्रम रेखाएं मिलनी चाहिए, जबकि वास्तव में परमाणु में रैखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होता है, रैखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अतः ये क्या है, परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर सका, तो ये भी कमी थी, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। तो ये आपने दोस्तों समझा रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां या उसको क्यों अमान्य हो गए, ओके ये बताया। एक बार से मैं आपको बताऊं तो इस प्रकार के इंपॉर्टेंट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बोर का भी आपको काफी अच्छे से बता दिया था, इस वाले लॉन्ग वाले क्वेश्चन में बोर के बारे में बता दिया था, ओके, और रदरफोर्ड के बारे में बता दिया, रदरफोर्ड का मॉडल क्या है उसकी कमियां बता दी। और आप क्या है, थॉमस का मॉडल देख लीजिएगा। थॉमस का मैंने आपको सिंपल बता दिया, थॉमस ने कह दिया परमाणु कुछ नहीं तरबूज है, ओके, जिस प्रकार से क्या है पूरे परमाणु में क्या है पूरे धनावेशित है, और तरबूज में जिस प्रकार से काले काले बीज क्या धसे रहते हैं, सेम इसी प्रकार से परमाणु में क्या है इलेक्ट्रॉन भी धसे हुए, बस इतना आपका रहता है। तो आपको तीनों एक बार मॉडल अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, ओके, और फिर उनके साथ तीनों मॉडल की कमियां देख लीजिएगा और तीनों मॉडल से क्या निष्कर्ष निकला, क्या प्राप्तियां हुई, ओके, निष्कर्ष या अभिकृतियां हैं क्या हुई, वो आपको तैयार करके रखना है। फिर क्वेश्चन किसी प्रकार से हो आपसे 200 बन जाएगा, ओके। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पूरे समझ में आ गए हो, जितना बताया इतनी में से रहने वाला, क्योंकि हमने लगभग आपको हर टॉपिक को अच्छे से समझा दिया है, ओके। बाकी प्रॉपर आपको नोट चाहिए तो 9039 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या कोर्स को लेकर क्या कंप्लीट मटेरियल आप प्राप्त कर सकते हैं। समझ में दोस्तों आया कि नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।